नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुद्दा दुनिया भर में सुर्खियों में बना हुआ है। जो पाकिस्तान पहले तक हिंदुस्तान के हमले में नुकसान की बात से इनकार कर रहा था, अब पूरी दुनिया की मीडिया में पाकिस्तान में मची तबाही की बात हो रही है। एक तरफ पाकिस्तान हिंदुस्तान से सिंधु जल संधि पर दोबारा विचार करने की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ सेना की छावनी में हिंदुस्तान के खिलाफ तीखे बयान देते दिखाई दिए। शहबाज ने कहा कि सेना ने 1971 की हार का बदला लिया। तो पाकिस्तान के इस दोहरे रवैये पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रूस यूक्रेन में सीज फायर पर मंडराए संकट के बादल, पुतिन ने तुर्की की बैठक से बनाई दूरी। ट्रंप का भी बदला प्लान, जेलेंस्की बोले शांति चाहते ही नहीं। ईरान के खिलाफ चला अमेरिका का डंडा, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ नए प्रतिबंधों का ऐलान। एक दिन पहले ही ट्रंप ने दी थी धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति का मिडिल ईस्ट दौरा जारी, कतर में ट्रंप से मिले मुकेश अंबानी। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा से ट्रंप की मुलाकात ने बदले समीकरण। और चलते चलते में देखेंगे अंटार्कटिका की बर्फ में मोटी चादर के नीचे क्या है रहस्य। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कनाडा की नई सरकार का आम लोगों को तोहफा, मध्यम वर्ग के लिए आयकर में कटौती का ऐलान। 15% से घटकर 14% हो जाएगी इनकम टैक्स रेट। गजा में मासूमों को मारने के लिए बम खरीदने के लिए भुगतान करती है अमेरिकी कांग्रेस। सीनेट में विरोध जताने और कार्यवाही बाधित करने पर हिरासत में लिए गए कारोबारी बेन कोहेन। स्पेन के सेविले के पास केमिकल प्लांट में धमाका, 25,000 लोगों को स्वास्थ्य अलर्ट जारी, घरों से बाहर न निकलने की चेतावनी। बांग्लादेश ने आईएमएफ से $762 मिलियन की मांगी अतिरिक्त मदद। ईसीएफ और ईएफएफ योजना के तहत मांगी सहायता। आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है देश। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सीज फायर के बाद भी दोनों देशों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान का रुख अब भी सख्त है। पहले ही हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया था, और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। श्रीनगर में उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार और गोले के टुकड़े देखे। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म देखकर निर्दोष लोगों को मारा था, हमने उनका कर्म देखकर खात्मा किया, ये हमारा धर्म था। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी सैनिकों की सियालकोट स्थित पसरूर छावनी परिसर में पहुंच गए, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि वो पीएम मोदी की देखा देखी वहां पहुंचे और उन्होंने टैंक पर खड़े होकर सेना को संबोधित किया। इस दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने 1971 में हिंदुस्तान के हाथों हार का बदला ले लिया है। उन्होंने एक बार फिर हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि अगर आप हम पर फिर से हमला करेंगे तो आप सब कुछ खो देंगे। हम युद्ध और बातचीत दोनों के लिए तैयार हैं। अब चुनाव आपका है। पानी हमारी लाल रेखा है, हमारे पानी को मोड़ने के बारे में सोचना भी मत। हाँ, पानी और खून एक साथ नहीं बहते। आपने हमारी नीलम झेलम जल परियोजना को भी नुकसान पहुंचाया है। यानी एक तरफ वो हिंदुस्तान को युद्ध की धमकी दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी से मतभेदों को दूर करने के लिए बातचीत की भी पेशकश कर दी। उन्होंने कहा कि आइए हम इस आग को बुझाएं, आइए हम कश्मीर और पानी पर बात करने के लिए एक साथ बैठे। हालांकि शहबाज शरीफ ने छावनी पहुंचकर पीएम मोदी की नकल तो खूब की, लेकिन जिस तरह पीएम मोदी के पीछे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और राफेल विमान खड़ा नजर आया, उससे पाकिस्तान के सभी झूठे दावों की पोल खुल गई। लेकिन पाकिस्तान के पीएम अपना एयरबेस तक नहीं दिखा पाए, और अब तो विदेशों की मीडिया भी मान रही है कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान के हमलों से भारी तबाही मची है। वॉशिंगटन पोस्ट ने सैटेलाइट तस्वीरों और कई और दूसरे साक्ष्यों के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान पर भारतीय हमलों में कम से कम 6 हवाई अड्डों पर रनवे और संरचनाओं का नुकसान पहुंचा। इससे पहले अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से पता चलता है कि 4 दिनों तक चले हालिया सैन्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाने में हिंदुस्तान को स्पष्ट बढ़त हासिल हुई। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि पाकिस्तान के संघीय मंत्री राणा तनवीर हुसैन ने सैन्य अधिकारियों के साथ शेखुपुरा और मुरीदके का दौरा किया। ये वो ठिकाने हैं जिन पर हिंदुस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी।
इस दौरान तनवीर हुसैन ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख मौलाना मुनीर की तरफ से सरकारी खर्च पर मुरीदके का पुनर्निर्माण करने का वादा किया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन में चल रही जंग की। तो रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष विराम के लिए तुर्की के शहर इस्तांबुल में बातचीत हो रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को जब पुतिन की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव दिया गया, तभी से वो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर रूसी राष्ट्रपति पुतिन उनसे मुलाकात को तैयार होते हैं तो वो पुतिन से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन रूस की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन से बातचीत के लिए पुतिन तुर्की नहीं जा रहे हैं, बल्कि रूस की तरफ से बातचीत का नेतृत्व पुतिन के करीबी व्लादिमीर मेडिंस्की करेंगे। पुतिन के तुर्की नहीं आने की खबर के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि वो भी यूक्रेन और रूस के बीच होने वाली बातचीत के दौरान मौजूद नहीं रहेंगे। जबकि पहले ट्रंप ने कहा था कि वो भी युद्ध विराम समझौते के वक्त इस्तांबुल में मौजूद रहेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि पुतिन के नहीं आने के बाद ट्रंप को भी अपना फैसला बदलना पड़ा, क्योंकि पुतिन की गैर मौजूदगी के बाद ट्रंप के पास युद्ध विराम का क्रेडिट लेने का मौका भी नहीं रह गया था, और इसलिए अब उन्होंने भी साफ कर दिया है कि वो बातचीत का हिस्सा नहीं होंगे। वैसे इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ फोन पर बात की है, जिसमें 1 महीने के युद्ध विराम को लेकर चर्चा हुई, और अब इसी को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत होगी। यूक्रेन पहले से ही 1 महीने के युद्ध विराम की बात करता रहा है, लेकिन पुतिन के तुर्की नहीं आने पर ज़ेलेंस्की की नाराजगी की खबरें भी सामने आई। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस युद्ध विराम नहीं चाहता है। अगर बैठक में युद्ध विराम के अलावा किसी और मुद्दे पर बात होती है तो इसे पूरी तरह से विफल माना जाएगा। ऐसे में अब सभी की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। रूसी प्रतिनिधिमंडल में व्लादिमीर मेडिंस्की के अलावा कुछ मंत्री भी शामिल हैं, तो यूक्रेन की तरफ से भी ज़ेलेंस्की सरकार के मंत्री बातचीत करेंगे, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया था कि अगर पुतिन आएंगे तो ही वो बैठक में शामिल होंगे। अब दोनों ही पक्ष युद्ध विराम समझौते पर सहमत होते हैं या नहीं, इस पर सभी की नजरें हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिका और ईरान की। तो अमेरिका ने बुधवार को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए नए प्रतिबंधों की घोषणा की। इन प्रतिबंधों के तहत 12 कंपनियों और 6 लोगों पर पाबंदी लगाई गई है, जिनमें कई चीनी नागरिक भी शामिल हैं। ये लोग और कंपनियां ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को सामग्री और समर्थन देने में मदद कर रहे थे। ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मध्य पूर्व के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। ट्रंप प्रशासन ने हाल के हफ्तों में ईरान के तेल उद्योग और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कई लोगों और संगठनों पर प्रतिबंध लगाए हैं। नए प्रतिबंधों का मकसद उन संगठनों को निशाना बनाना है जो ईरान को मिसाइल बनाने के लिए जरूरी सामान मुहैया करा रहे हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ईरान का मिसाइल कार्यक्रम अमेरिका और क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा है। हम उसे ऐसी मिसाइलें बनाने की इजाजत नहीं दे सकते जो महाद्वीपों तक पहुंच सके। इस बीच ट्रंप ने मंगलवार को सऊदी अरब के साथ अब तक का सबसे बड़ा हथियार सौदा किया। सऊदी दौरे पर उन्होंने ईरान को कड़ी चेतावनी भी दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान को फैसला करना होगा कि वो परमाणु हथियार बनाकर युद्ध चाहता है या शांति और व्यापार चुनना चाहता है। अगर ईरान शांति नहीं चाहता तो हमारे पास उसे परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता भी चल रही है। हाल ही में दोनों पक्षों ने अप्रत्यक्ष बातचीत का 4था दौर पूरा किया। इसके बावजूद अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए नए प्रतिबंध लगाए, जिसमें मंगलवार को ईरानी तेल की बिक्री पर चीन के खिलाफ भी पाबंदियां शामिल थी। ये घटनाक्रम मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा सकता है। ट्रंप का ये सख्त रुख और नए प्रतिबंध ईरान के लिए साफ संदेश है कि अमेरिका उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए है। आने वाले दिनों में इस मामले में और क्या कुछ होता है, ये देखना होगा। और अब अगली खबर में बात होगी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट दौरे की। तो डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व के इस दौरे ने कई सवाल खड़े किए हैं। इस यात्रा में इजरायल को शामिल न करना बेहद हैरान करने वाला है। इजरायली अधिकारियों ने ट्रंप के जेरूसलेम या तेल अवीव रोकने की संभावना तलाशी, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया कि उनका इजरायल जाने का कोई इरादा नहीं है। यह फैसला क्षेत्रीय कूटनीति में बदलाव का संकेत दे रहा है। इस बीच गुरुवार को दोहा में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने ट्रंप और कतर के अमीर से मुलाकात की। यह मुलाकात अंबानी के वैश्विक व्यापार और कूटनीति में बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने हाल के वर्षों में रिलायंस के कई उपक्रमों में निवेश किया है, जो इस मुलाकात के आर्थिक महत्व को दिखा रहा है।
लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सऊदी अरब की राजधानी रियाद में खींची गई एक तस्वीर की हो रही है। इस तस्वीर में ट्रंप के साथ सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान और सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा नजर आए। ये तस्वीर भू राजनीति में उथल पुथल मचा सकती है, क्योंकि अहमद अल शरा का अतीत काफी विवादास्पद रहा है। कुछ साल पहले तक वे अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के लिए वांछित आतंकवादी थे। अल शरा, जिन्हें मोहम्मद अल जालानी के नाम से भी जाना जाता है, ये अलकायदा और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े रहे हैं। उन पर इन संगठनों के लिए फंड जुटाने, हथियारों का इंतजाम करने और भर्ती करने के आरोप थे। वे अलकायदा प्रमुख अयमन अल जवाहिरी और आईएसआईएस नेता अबू बकर अल बगदादी को सीधे रिपोर्ट करते थे। अब ऐसे व्यक्ति का ट्रंप के साथ खड़े होना कई सवाल उठाता है कि क्या अमेरिका अपनी नीतियों में बदलाव कर रहा है? इजराइल को दरकिनार कर सीरिया और सऊदी अरब के साथ नए समीकरण बनाए जा रहे हैं। यह तस्वीर मध्य पूर्व की भू राजनीति को नई दिशा दे सकती है, लेकिन यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जोखिम भी पैदा कर सकती है। ट्रंप का यह कदम कूटनीतिक चाल है या विवादास्पद गलती, यह आने वाला वक्त बताएगा। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे अंटार्कटिका में बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबे रहस्य की। तो अंटार्कटिका अपने आप में एक बड़ी ही रहस्यमय जगह है। जहां तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ दिखाई देता है। यहां के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो बड़ी ही रोचक है, लेकिन अब अंटार्कटिका से जुड़े सवालों के जवाब भी मिलने लगे हैं और इसके रहस्यों से पर्दा उठने लगा है। क्या आपने कभी सोचा है कि बर्फ की इस मोटी चादर के नीचे अंटार्कटिका कैसा दिखता है? नीचे ऊबड़ खाबड़ पहाड़, घाटियां और मैदान छिपे हुए हैं। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत जैसे विशाल पहाड़ बर्फ की चादर के ऊपर दिखाई देते हैं, जबकि पूर्वी अंटार्कटिका के बीचों बीच स्थित प्राचीन गम्बुटसेव सबग्लेशियल पर्वत पूरी तरह से बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। गम्बुटसेव पर्वत आकार और फैलाव के मामले में यूरोपीय आल्प्स के समान है। हालांकि हम उन्हें देख नहीं सकते, क्योंकि ऊंची अल्पाइन चोटियां और गहरी हिम नदी घाटियां बर्फ की कई किलोमीटर मोटी परत के नीचे दबी हुई हैं। आमतौर पर कोई पर्वत श्रृंखला उन जगहों पर उभरती है जहां दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, लेकिन पूर्वी अंटार्कटिका तो लाखों सालों से टेक्टोनिक रूप से स्थिर है। यह विशाल पर्वत श्रृंखला 50 करोड़ साल से भी ज्यादा समय से पहले अस्तित्व में आई थी। गम्बुटसेव पर्वत श्रृंखला पूर्वी अंटार्कटिका में बर्फ की चादर के सबसे ऊंचे बिंदु के नीचे दबी हुई है। चूंकि ये पर्वत श्रृंखला पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है, इसलिए ये पृथ्वी की उन टेक्टोनिक विशेषताओं में से एक है जिनके बारे में ज्यादा समझ नहीं हासिल की जा सकी है। वैज्ञानिकों के लिए ये बहुत ही रहस्यमय प्रवृत्ति की है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।